राजापुर नाम के गांव में बर्तन बेचने वाला एक आदमी रहा करता था। उसका नाम रामू था। उसकी पत्नी और एक बेटी थी। पत्नी का नाम प्रमीला और बेटी का नाम रानी। रामू गांव के आखिर में रही स्टील फैक्ट्री से कुछ बर्तन खरीदकर आसपास के गांव में जाकर बेचा करता और उन्हीं पैसों से अपना घर चला रहा था। पर उसकी कमाई अपनी बेटी की परवरिश में कम पड़ रही थी। इस तरह बड़ी मुश्किल से वे दोनों अपना घर चला रहे थे। एक दिन प्रमीला अपने पति से कुछ कहने आई। सुनिए जी, अपनी कमाई कम से कम हम अपनी छोटी सी बेटी उसका पेट भरने के लिए भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो रानी बहुत कमजोर पड़ जाएगी। हमें कुछ कर उसकी सेहत का ध्यान रखना होगा। हमारे लिए भले ही कम पड़ जाए पर हम रानी को कोई कमी नहीं होने देंगे। मैं सोच रही हूँ कि गांव के मुखिया के घर जाकर उनके घर का काम कर लिया करूँगी। सफाई का काम कर मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ। यही बात पूछने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। अगर आप हाँ कह दे तो मैं कल ही से जाना चाहूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो प्रमीला? कि मैं असमर्थ हूँ अपने परिवार को चलाने में? क्या तुम लोगों को भूखे सुलाना मुझे अच्छा लगता होगा? मैं भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। पर हर किसी को प्लास्टिक के सामान की ही आदत हो चुकी है। कोई भी स्टील का सामान नहीं खरीद रहा, बस कुछ चंद लोगों के सिवा जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। जो भी हो, कल सुबह ही मैं बर्तन बेचने के लिए निकलूंगा और जब तक पूरे नहीं बिक जाते मैं घर नहीं लौटूंगा। ज्यादा पैसे कमाने के लिए सुबह सूरज उगने से पहले ही वो स्टील की फैक्ट्री गया और वहां से बर्तन लेकर बेचने निकला। स्टील के बर्तन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद। जल्दी कीजिए, आपके दरवाजे पर कम दाम में पहली बार। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस तरह गांव के हर गली में घूम घूम कर बर्तन बेचा करता। जब तक पूरे बर्तन बिक नहीं जाते वो घर नहीं लौटता था। इस तरह दिन भर घूम घूम कर बर्तन बेचने से उसके पास कुछ पैसे बचने लगे। पर उनकी ये खुशी वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। कुछ ही दिनों बाद बर्तनों की बिक्री कम हो गई। रामू की फैक्ट्री से लाए हुए सारे बर्तन घर पर ही वैसे ही रह गए। एक दिन बर्तनों की पोटली लेकर निकले रामू को दिन भर में एक भी बर्तन नहीं बिका। उसकी सारी मेहनत विफल हुई। एक भी बर्तन के ना बिकने पर निराश खड़े रामू के पास दौड़कर उसकी बेटी आई। पापा, आपको पता है मैंने एक अनोखी सी चीज बनाई है। आपकी बहुत मेहनत के बाद भी एक भी बर्तन नहीं बिक रहा ना। वो सारे बर्तन घर पर ही रह गए थे ना। मैंने उन सबको इकट्ठा कर एक बाइक तैयार की है। मैंने बाइक को तो जोड़ दिया पर उसमें मोटर कैसे लगा है मुझे नहीं समझ रहा। पापा आइए ना, देखिए ना। पहले से ही रामू एक भी बर्तन ना बिकने के कारण निराश था। उस पर जब उसने रानी के मुंह से ये सुना कि ना बिके हुए बर्तन, तब उसको और गुस्सा आया। उसके दिमाग में यही बात बार बार घूम रही थी और चिड़चिड़ाया हुआ हताश रामू, रानी चुप कर, क्या बड़बड़ कर रही है? ये सारी मुश्किल भी तुम्हारी ही वजह से आई है। जब तक मेरा दिमाग ठंडा नहीं होता मेरे सामने मत आना। पापा के ऐसे चिल्लाने पर रानी को बहुत दुख हुआ। उसने सोच लिया कि अपने पापा का गुस्सा कम होने तक वो घर वापस लौटकर नहीं आएगी और रोते हुए बाहर निकल पड़ी। तब वहीं से गुजर रहे सुंदर नाम के एक आदमी ने रानी को देखा। रानी बेटा, क्यों रो रही हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या दूर करूंगा। बताओ बेटा, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? सुंदर अंकल, मैंने घर में रहे कुछ स्टील के सामान से बाइक बनाई है, पर उसमें इंजन कैसे बिठाते हैं मुझे नहीं समझा। मैंने जब पापा से ये बात पूछी तो उन्होंने मुझे डांटा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए मैं बाहर आ गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम पहले जाकर उस बाइक को यहाँ लेकर आना। तुम तो जानती हो ना कि मैं एक मैकेनिक हूँ। मैं उसमें इंजन फिट कर दूंगा। ऐसे सुंदर ने कहा। उसके बाद सुंदर ने अपने मैकेनिक शेड के अंदर उस बाइक में इंजन बिठा दिया। उस स्टील की बाइक पर बैठकर रानी पूरे गांव में घूमने लगी। गांव के सभी लोग उसे इस तरह स्टील की बाइक चलाते हुए देख अचरज में थे। रानी जब उस स्टील की बाइक को लिए अपने घर गई तो राम और प्रमीला ये देखकर चौंक गए। रानी की बनाई हुई बाइक देखकर राम बहुत खुश हुआ। जब सुबह तुम स्टील के बाइक की बात कर रही थी तब मुझे ये नहीं पता था कि सच में तुम्हारा दिमाग इतना तेज है। तुम्हारी बनाई हुई बाइक को देखकर मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है बेटा। नहीं पापा, सुबह आपके हालात ही ऐसे थे।
पर आपने मुझे डांटा, यही तो मेरे काम आया ना, ऐसा रानी ने कहा। उस दिन से रामू अपनी बेटी की बनाई हुई उस स्टील के सामान के बाइक पर बर्तन बेचने जाने लगा। उसकी वो बाइक बहुत अद्भुत और अनोखी थी, जिस कारण लोग उससे आकर्षित हुआ करते और उसके बर्तनों को खरीदा करते। इस तरह रानी की चतुराई ने उनके घर के हालात बदल दिए। इस तरह उसने स्टील की बाइक की सहायता से बर्तनों को बेचकर पैसे कमाने शुरू किए और वे लोग खुश रहने लगे। राघवपुर नाम का वो गांव था जहां पर छुटकी नाम की लड़की रहती थी। बचपन में ही उनके पिता के गुजर जाने के कारण उनके माँ पर ही उसकी जिम्मेदारी और घर को संभालने की जिम्मेदारी पड़ गई थी। लक्ष्मी दिन रात मेहनत किया करती थी और घर घर काम कर अपनी बेटी की परवरिश किया करती थी। इस तरह जितना बन पाता उतने में ही वे दोनों जी रहे थे। इस तरह वो अकेली ही अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा करते हुए खुशी से रह रही थी। कभी कभी हालात इतने बुरे होते कि अनाज भी नहीं होता था, पर फिर भी लक्ष्मी अपनी बेटी का पेट भर खुद सिर्फ पानी पीकर भूखे पेट ही रात में सो जाया करती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। छुटकी को उसके आंगन में रहा आम का पेड़ बहुत अच्छा लगता था। दिन भर उसी पेड़ के छांव में बैठा करती थी। उसे कोई दुख होता या खुशी होती तो अपने माँ के साथ साथ पेड़ को भी बताया करती थी। एक दिन छुटकी अपने माँ से बोली, माँ, ऐसा क्यों है कि हमारे पास रुपए नहीं और हम फटे कपड़ों में रहते हैं? हमारे आसपास रहने वाले कई लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं। बस सिर्फ हमारी हालत ऐसी है। माँ, कुछ भी कर, क्या हम बड़ा घर, बड़ा कार और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? बोलो ना माँ, प्लीज माँ, हम भी ये सब खरीदेंगे ना माँ। सभी देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं माँ कि हम बहुत गरीब है। माँ, ऐसा कुछ करो ना कि वो सब हम खरीद पाएं। ऐसे छुटकी रोते हुए बोलने लगी। माँ को समझ नहीं आया कि उसे कैसे समझाए। लक्ष्मी ने सोचा कि कोई न कोई बहाना बनाकर उसे समझा देते हैं। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, देखो बेटा, मैं बहुत मेहनत से धनवान लोगों के घर काम कर पैसे कमा रही हूँ, पर जितना मैं कमाती हूँ उसमें सिर्फ अपनी जरूरत का सामान ही खरीद पाती हूँ। मैं तुम्हारी दुख को भी समझती हूँ बेटा। मैं चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूँगी, पर उस सब में थोड़ा समय लगेगा। अब तुम खाना खाकर जाकर सो जाना, ठीक है? उस रात वो जाकर सो गई, लेकिन ये हर दिन होता रहा। छुटकी का अपनी माँ से पूछना और माँ को उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देना। एक दिन लक्ष्मी अपना काम पूरा कर घर वापस लौटी। उसे थका हारा देखकर छुटकी उसके पास गई। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही हो। क्या बात है? तुम्हें देखते ही समझ आ रहा है। तुम पहले जाकर आराम कर लो। ऐसा कहकर वो अपने माँ को घर के अंदर ले जा रही थी कि तभी वो चकराकर नीचे गिर गई। छुटकी अपनी माँ को यूं गिरा देख बहुत घबरा गई और तुरंत उसने डॉक्टर को घर बुलाया। उसकी माँ की जांच के बाद डॉक्टर ने छुटकी से कहा, बेटा छुटकी, तुम जानती भी हो तुम्हारी माँ की हालत इस वक्त कैसे है? बहुत ही खराब है बेटा। बचपन से ही उसने अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रखा, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है। पर तुमने ही कुछ दिनों पहले उसके सामने बहुत सारी मांगे रखी, जिस कारण वो दिन रात ज्यादा मेहनत करने लग गई। इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। अब तुम्हारी माँ को होश में आने के लिए बहुत समय लगेगा, तब तक तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। छुटकी अपने माँ के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी होती है। चाहे जो भी हो जाए वो अपनी माँ का पूरा ध्यान रखेगी, ऐसा उसने सोच लिया। माँ, इतने दिनों से तुम मेरे लिए इतनी परेशान हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया माँ। मेरी खुशी के लिए तुमने अपनी भी जिंदगी की परवाह नहीं की माँ। तुम जैसी माँ का मिलना मेरा भाग्य है माँ, पर मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। चाहे जो भी हो जाए मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। आज तक तुम कष्ट किया करती थी, अब से मैं करूंगी माँ। अपने आंगन में जो आम का पेड़ है ना, उस पर कुछ आम उगे हैं, मैं उन्हें मार्केट में बेचकर पैसे कमाऊंगी। अपनी माँ से ऐसा कहकर छुटकी बाहर निकली और जैसा उसने सोचा था उसने एक टोकरी में भरकर आम तोड़कर डाले और उसे बेचने के लिए बाजार निकली।
आम खाओ आम, मीठे मीठे आम, रसीले आम, बहुत ही स्वादिष्ट आम, बिना दवाइयों के उगे आम। यूं वो गली गली घूमकर बेचने की कोशिश करती है, पर कोई उसके पास आम नहीं खरीदता। एक आम भी नहीं बिक पाता। उस समय तक सारे आम सड़ चुके थे। उन सड़े हुए आमों को फेंकने के लिए वो जंगल की ओर चली गई। छुटकी को दुखी होता हुआ वहां पर खड़े एक स्वामी जी ने देख लिया। उसकी वजह जानने के लिए वो उसके पास गए। बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है ये मैं नहीं जानता, पर तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। इन आमों की वजह से तुम दुखी हो तो इसका मतलब बात बहुत बड़ी है। क्या मैं जान सकता हूँ? स्वामी जी के ऐसा कहने पर छुटकी ने कहा, हाँ स्वामी जी, मेरी माँ की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि वो कोई काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, पर अब तक एक भी आम नहीं बिक पाया, इसीलिए इन्हें फेंकने के लिए यहाँ आई हूँ। अब मेरे माँ की दवाइयों के पैसे कैसे आएंगे, यही सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। छुटकी की बात सुनने के बाद स्वामी जी ने कहा, तुम जैसी छोटी लड़की को मेहनत करते मैंने नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। इस जंगल के ठीक सामने तुम्हें एक नदी दिखाई देगी। उस नदी के बीचों बीच तुम्हें एक वृक्ष दिखेगा। उस वृक्ष के पास जाकर तुम्हें जो चाहिए हो वो मांग लेना, वो पूरा हो जाएगा। पर वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम अपना ध्यान रखना। स्वामी जी से ये बात जानने के बाद छुटकी ने कहा, मेरी माँ के लिए चाहे जो भी हो मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहकर छुटकी ने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और उस रास्ते पर चल पड़ी। उसके रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयों को वो पार करती हुई डटकर चलती रही। वो रास्ता कांटों से भरा हुआ था, लेकिन अपने माँ की सेहत के लिए उसने इन सबको अनदेखा किया और चलती रही। यूं बहुत दूर तक चलने के बाद उसे एक बड़ी सी नदी दिखाई दी। एक पेड़ के तने के सहारे वो उस वृक्ष तक पहुंच पाई। वहां पहुंचते ही छुटकी ने वृक्ष को देखकर नमस्कृत किया। तब उस वृक्ष ने कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसी सहायता चाहिए। ऐसा कहकर उस वृक्ष ने रंग बिरंगी आम को उसके सामने प्रकट किया। बेटा, इन रंग बिरंगी आमों की बाजार में बहुत मांग है। इन सारे आमों को समेटकर तुम अपने साथ ले जाओ, बाजार में बेचकर उन पैसों से माँ की दवाई खरीदो। छुटकी ने तुरंत वो सारे आम इकट्ठे किए और उन्हें बाजार में बेचकर उन कमाए हुए पैसों से अपनी माँ का एक अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराया। उस दिन से लक्ष्मी और छुटकी ने स्वामी जी और उस पेड़ का आभार मानते हुए खुशी से रहने लगे।